Hello everyone, welcome to Topper's Notes. Today we'll be discussing the current affairs articles of 23 April 2022. So these are the today's articles. The इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कि जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है वो कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट है उसके बारे में एक एनालिसिस है. इंडिया कैन बी एट द फल्क्रम ऑफ अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर. तो बेसिकली इंडिया कैसे एक मेजर रोल प्ले कर सकता है इन इस्टेब्लिशिंग अ पीसफुल डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर, उन दोनों चीज़ों को इस्टेब्लिश करने में इंडिया का क्या रोल हो सकता है उसके बारे में आर्टिकल है. नेक्स्ट इज़ मालदीव बैन्स इंडिया आउट कैंपेन. जो इंडिया के खिलाफ कैंपेन चल रहा है इन मालदीव्स, तो मालदीव की गवर्नमेंट ने फॉर्मली उसको बैन कर दिया है. नेक्स्ट आर्टिकल इज एज श्रीलंका पिन्स होप ऑन IMF, चाइना वाउज हेल्प. तो बेसिकली श्रीलंका के नेगोशिएशंस चल रहे हैं विद IMF फॉर एड. तो चाइना ने इसी बीच में हेल्प करी है, हेल्प करने का वादा किया है श्रीलंका से ताकि श्रीलंका इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल पाए. नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली रिकमेंड्स फाइजर कोविड-19 पिल. तो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो फाइजर कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसकी कोविड-19 पिल को रिकमेंड किया है फॉर माइल्ड इन्फेक्शंस. नेक्स्ट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लॉन्चेस फिनक्लूवेशन. तो ये फिनक्लूवेशन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का एक इनिशिएटिव है. तो ये है क्या, इसके बारे में एक आर्टिकल है. नेक्स्ट इज नीति आयोग ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज हुआ है बाय नीति आयोग. तो उसके बारे में एक आर्टिकल है. नेक्स्ट इज व्हाट आर SPACs फॉर विच द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मे बी इन द वर्क्स. कि जो SPACs हैं, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, ये अभी इनके लिए डेवलपमेंट चल रहे हैं. तो आखिर ये है क्या, उस पर आर्टिकल्स है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Good morning everyone. आज है 23rd April and let's start with the news. India can be the fulcrum of the new global order. ये आज एक हिंदू में एडिटोरियल है फॉर्मर PM मनमोहन सिंह का. जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, ग्लोबल जो ऑर्डर चल रहा है, उसके अपॉर्चुनिटी उसमें इंडिया के लिए क्या है, सो उस पर ये पूरा एडिटोरियल है. India can play a major role in supporting the new global order as a peaceful democracy with economic prosperity. तो अभी जो करंट जियोपॉलिटिकल चेंजेस, ऑल्दो ये 2020 है, तो इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हो. ये जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, और इससे क्या हो रखा है, सारा जो इकोनॉमी से लेके सोशल ऑर्डर, ये सब डिस्टर्ब हो गया है. Conflict and a reshaping. The Russia-Ukraine conflict is reshaping the world order. Ever since the fall of the Berlin Wall, ये बर्लिन वॉल 1989, ये कोल्ड वॉर एरा का टाइम है. पहले बर्लिन ईस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड था, फिर उसके बाद ये बर्लिन वॉल जब हुआ, फिर इसको बोलते हैं ना, फिर उसके बाद 1992 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत. तो इससे क्या हुआ कि कोल्ड वॉर एंड हुआ. तो उसके बाद क्या हुआ, जब कोल्ड वॉर का जो टाइम था, ये बर्लिन वॉल वाला टाइम था, उसके बाद एक नया सोशल ऑर्डर बना ऑन द बेसिस ऑफ फ्री सोसाइटीज़, नॉन porous borders and open economies started governing orders in many nations. Free movement of people, good, ये जो फिर ग्लोबलाइजेशन का एरा है ये, क्योंकि पहले था प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़. Global trade and per capita GDP nearly doubled, marking an era of general peace and prosperity. Societies and economies become इंटरविंड क्लोजली इन द परसूट ऑफ शेयर्ड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी. कि मतलब ग्लोबलाइजेशन था तो सारा जो भी वर्ल्ड था, इनकी इकोनॉमी से लेकर सोसाइटी, कल्चर, सब इंटरविंड हो गए. एंड इट वाज अ टाइम ऑफ कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी, मतलब इंटरडिपेंडेंट थी कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर. Such joint interdependence among nations will lead to fewer conflicts and promote peace was the established wisdom. कि मतलब ये था कि अब इंटरडिपेंडेंट रहेंगी तो फिर अब ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी. बट ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने इस विजडम को क्वेश्चन किया है. Retaliatory economic sanctions imposed on Russia have hurt all nations. Egyptians are under food shortage due to their dependence on Russia. यूक्रेन बहुत ज़्यादा वीट जो था वो एक्सपोर्ट करता था इजिप्ट के लिए. इजिप्ट अपने फूड के लिए इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता था. अभी आपने देखा होगा कल या परसों इजिप्ट ने इंडिया से वीट इम्पोर्ट करने के लिए एग्री किया है, ऑल्दो उनके कुछ डिमांड्स हैं कि पेस्ट चेक होगा और ये सब होगा. तो इसके लिए यहाँ पे अब इंडिया की क्या अपॉर्चुनिटी है, इंडिया इस नए सोशल ऑर्डर में क्या रोल प्ले कर सकता है. जर्मन सफ़र फ्रॉम हाई कॉस्ट ऑफ हीटिंग इन विंटर ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑन रशियन गैस. ये जर्मनी और रशिया का था
नॉर्थ गैस पाइपलाइन जिसको भी सस्पेंड कर दिया, तो अब क्या होगा कि इनके हीटिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे. अमेरिकन्स फेस अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ कार बैटरीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन रशियन निकल. Sri have taken to the street due to the economic woes, and Indian farmers run the risk of high fertilizer prices triggered by global shortage. ये भी अभी फिलहाल न्यूज़ में चल रहा है कि फर्टिलाइजर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो अब या तो गवर्नमेंट का सब्सिडी कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट या तो सब्सिडाइज रेट पे इंडियन फार्मर्स को करे, तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है उसके उनका जो एक्सचेकर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा. तो भाई ये एक जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका इफेक्ट पूरी वर्ल्ड पे हो रहा है. Global village, a lived reality. This global village means all earth. Yeah, due to globalization. Was built on the foundation of advanced transportation networks and integrated payment system. Any disruption to this balance can plunge it into disequilibrium and derail the lives of all. India has also benefited from this by being an active participant. और इसका जो इंडिया का हमारे ट्रेड जो GDP है वो भी ट्रिपल हो गया. ट्रेड विद अदर नेशन शुड एंड विल ऑलवेज बी इंटीग्रल कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर. रिवर्सल टूवर्ड्स आइसोलेशनिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म विल बी कैलामिटस फॉर इंडिया. वही अभी जो कंट्रीज आइसोलेशन और प्रोटेक्शनिज्म के पीछे जा रही है वो कभी भी किसी के लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकता, बिकॉज फिर आप मार्केट से आप अपने आप को अलग करके जो डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप डिस्टर्ब करोगे. Russian-Ukraine conflict is a global geo-economic conflict that threatens to hark back to the Cold War era of two dominant power blocs. Nations that did condemn Russian aggression in the UN constitute more than half of the world's population, but a quarter of the world economy, versus nations that condemned. एक थे जिन्होंने condemn नहीं किया, वो population wise तो ज़्यादा है, but world economy का केवल एक quarter part है, और जिन्होंने condemn किया 3/4 of the global economy. ये कौन सा ब्लॉक है? डिड नॉट कंडेम रशिया चाइना ब्लॉक आर लार्ज प्रोड्यूसर्स विद राइजिंग कंज्यूमर पावर, वाइल द लेटर ये वाले द वेस्टर्न ब्लॉक आर टूडेज लार्ज कंज्यूमर्स. एनी न्यू कर्टन यहाँ पे जो बर्लिन वॉल वाला कर्टन था ना उसकी बात हो रही है कि कोल्ड वॉर एरा में भी एक ऐसा कर्टन हो गया था कि सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट भी नहीं कम्युनिस्ट बेसिकली, कि उन कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट का जो था. अब यहाँ पे भी फिर से अगेन ये इट इज़ अबाउट टू पावर ब्लॉक्स, द रशियन चाइना एक्सेस एंड द वेस्टर्न एक्सेस. Any new curtain that descends between these two blocks and divides them will call major upheavals to the entwined global economic equilibrium. Because वही है कि when countries will have to choose a side, तो वही है लॉस तो सबका होगा, बिकॉज अभी कुछ चीज़ों के लिए हम इन पे इस ब्लॉक पे डिपेंडेंट है और कुछ चीज़ों के लिए हम इस ब्लॉक पे डिपेंडेंट है. A trade opportunity. During the Cold War, when India pursued the foreign policy of non-alignment, trade was a small part of India's economy. But अभी क्या, पहले का सिनेरियो जब non-alignment movement का था, नेहरू जी का था ये, तब इंडिया की इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं की थी. Now trade represents a significant share of India's GDP. India's trade is dependent on both these power blocks and on the current global economic structures of free trade. Established रिजर्व करेंसी एंड ट्रांजैक्शन सिस्टम्स. अभी आप FDI इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हो कि बस 2 कंट्रीज़ को छोड़ के सबके FDI आउटफ्लो हो रहे हैं. तो इंडिया की अभी इस समय जो ट्रेड डिपेंडेंसी है ना, अब हम उस एरा से, कोल्ड वॉर एरा से वी कांट कंपेयर, बिकॉज नाउ ट्रेड इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज GDP. Western blocks of nation has expressed to embrace a new paradigm of free but principled trade. मतलब फ्री ट्रेड तो होगा, बट देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वैल्यूज बोथ मॉरल्स एंड मनी. India, as the largest peace-loving democracy, stand to gain enormously from this principled trade aspiration of the Western Bloc. ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है to become a large producing nation for the world and a global economic powerhouse. However, to capitalize on these opportunities, it needs free access to these markets and accepted and established global currency to trade and in seamless trade settlements. वही ये अपॉर्चुनिटी इंडिया हार्नेस कर सकता है, बट इसके लिए क्या चाहिए? इसको एक्सेस, एक करेंसी, बिकॉज ट्रेड जो होगा वो एक करेंसी में ही होगा. इस समय डॉलर हेजेमनी की हम बात सुन रहे हैं, ऑल्दो अभी कई बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो अपने रिस्पेक्टिव करेंसी में लोग कर रहे हैं, बट हेजेमनी तो अभी भी डॉलर की है. नीडेड टाइज ऑन ईदर साइड. ये ईदर साइड कौन से 2 ब्लॉक जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि रशिया चाइना एंड यहाँ पे ये वेस्टर्न. Opportunities to buy discounted oil or commodities may be enticing, but they can have longer term implications for India's export potential. अभी जैसे कि जो रशिया है वो अपने जो ऑयल है, अपनी एनर्जी जो सप्लाईज है इंडिया को, वो चीप रेट पे दे रहा है, एंड इंडिया इज़ बाइंग, विच इज़ गुड अभी के लिए, बट फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट पोटेंशियल इट कैन बी हार्मिंग.
In the long run, India will gain more from unfettered access to Western bloc markets for Indian exporters under the established trading order than from the discounted commodities purchased under new bilateral currency arrangement that seek to create a new and parallel global trade structure. वही कि मतलब अभी तो इस समय because ये जो कंज्यूमर अभी हमने देखा कि जो वेस्टर्न है ब्लॉक है वो कंज्यूमर है और हमारा जो पोटेंशियल है वहाँ के मार्केट का अगर हमें फ्री एक्सेस मिलता है तो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है हमारे जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो भी हाई हैं. तो वही है कि इस समय हम बस ये चीप ऑयल एक इम्पोर्ट करके हम उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना कि हमारे लिए एक्सेस ज़रूरी है इस मार्केट का. सो बोथ नीड्स टू बी बैलेंस्ड. India thus needs not just a non-aligned doctrine but also non-disruptive geo-economic policy that can maintain the current global economic equilibrium. कि दोनों को मैनेज करना है. ये चलो अभी शॉर्ट टर्म के लिए है बट हमें जो लॉन्ग टर्म हमारा जो एस्पिरेशंस है वो भी हम हैम्पर नहीं कर सकते. तो एक इक्विलिब्रियम होना पड़ चाहिए. India can both be a large producer and a consumer. With rising inflation, volatile crude oil prices, global uncertainty, weak domestic private investment, deteriorating fiscal situation, expanded external trade in the changed global situation, provide best opportunity for India's economy to create large number of jobs for our youth and women. इस अपॉर्चुनिटी को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए बस रिलेशंस इधर साइड से सही नहीं होने चाहिए बट ऑल्सो स्टेबल एंड एस्टैब्लिश ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. It is important for India to adopt a strategic economic self-interest doctrine within the larger paradigm of its non-alignment foreign policy. कि मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी जो होनी चाहिए वो स्ट्रेटेजिक. अब स्ट्रेटेजिक टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म. कुछ भी चीज़ अगर हम स्ट्रेटेजिक करते हैं मतलब उसकी हम लॉन्ग टर्म उसकी प्लानिंग करते हैं. तो ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया की जो अपनी पॉलिसी है वो सेल्फ इंटरेस्ट जो डॉक्ट्रिन है वो भी एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए. सोशल हार्मनी इज़ अ मस्ट. अब इन सब को फंक्शन करने के लिए सबसे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सोशल हार्मनी. बिकॉज अगर सोसाइटी हमारी पीस पे नहीं रहेगी तो इकोनॉमी तो छोड़ो मतलब कुछ भी रन नहीं कर पाएगा. और इसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं जो अभी आजकल हम देख रहे हैं? इंटॉलरेंस, ये बिगेट्री, कम्युनल क्लैशेस, लैंग्वेजेस का भी जो चल रहा है. सो वी हैव टू ओवरकम ऑल बिकॉज इकोनॉमी तभी डेवलप करेगी जब हमारी सोसाइटी में पीस होगा. बिकॉज अगर हमारी सोसाइटी पीसफुल नहीं होगी तो कोई भी फॉरेन इंडस्ट्रीज जो MNCs है वो इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? बिकॉज दे नो कि यहाँ पे तो कुछ भी करो कुछ टाइम बाद हमारा जो सेटअप है वो क्लोज ही हो जाएगा. It is imperative for India to maintain its domestic social equilibrium. To be a large-scale producing nation, India needs millions of factories with hundreds of millions of people of all religions and castes across all states to work together. Social harmony is the edifice of economic prosperity. कहते हैं ना economy is equal to empire. But economy को बनाता कौन है? People. Conclusion. The reshaping and realignment of the world order will be a unique opportunity for India to reassess its foreign policy, economic and geopolitical strategy and don the mantle of global leadership. Strengthening India's global economic might through a cautious geoeconomic strategy in the aftermath of Russia-Ukraine conflict can mark a pivotal turn in India's economic history, but this requires India to first stem the ranging communal divisions within. वही कि मतलब अभी सोशल हार्मनी और अपनी जो हमारी अंदर की जो सोसाइटी की जो क्लैशेस है उसको एड्रेस करना है बिकॉज इंडिया हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू डॉन द मेंटल ऑफ द ग्लोबल लीडरशिप. तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड जो जियो पोलिटिकल स्ट्रैटेजी हमारी बहुत ही क्लियर एंड लॉन्ग टर्म होनी चाहिए. एंड वी हैव टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए वी कैन नॉट इग्नोर द लॉन्ग टर्म गोल्स. इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट. द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये IBC कोड था जो कि कंपनीज जो कि लिक्विडेट हो रही हैं उनके लिक्विडेशन में हेल्प करता है जो बैंक्रप्ट होती थी. और इससे क्या हुआ काफ़ी ये जो टाइम था लिक्विडेशन प्रोसेस का ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस था तो इसको भी काफ़ी हद तक इसने एड्रेस किया. द परफॉर्मेंस ऑफ IBC ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द करंट गवर्नमेंट हैज़ बीन अंडर इंटेंस स्क्रूटनी. द कोड हैज़ बीन मेनली क्रिटिसाइज्ड ऑन 3 grounds. फर्स्ट, डिलेज. अभी ये जो एडिटोरियल है इसके क्रिटिसिजम्स पे है. फर्स्ट, इनऑर्डिनेट डिलेज. सेकेंड, देयर हैव बीन मोर लिक्विडेशंस दैन रिजोल्यूशंस.
कि मतलब अभी कोई कंपनी बैंकरप्ट हो रही है तो उसका या तो डिसोल्यूशन होगा या लिक्विडेशन. एंड थर्ड, द रिकवरी अमाउंट. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये इनैक्ट हुआ था 2016 में एंड इट सबस्यूम्ड अ नंबर ऑफ लॉज. क्लियर कट एंड फास्टर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स. अब जिसका क्रेडिट किसको मिलेगा? बैंक्स, पीपल एंड देन गवर्नमेंट. क्योंकि क्या होता था जब कंपनी बैंकरप्ट होती थी जो लोग थे जो उनमें इन्वेस्ट करते थे उनके पैसे हमेशा डूब जाते थे. तो जो सबसे ज़्यादा मेजर लॉस होता था वो कंज्यूमर्स का होता था. तो अभी आईबीसी कोड में एक स्ट्रक्चर है कि पहले जो लिक्विडेट होगा तो मनी इनको मिलेगा, फिर बैंक्स को मिलेगा, फिर गवर्नमेंट को मिलेगा. अभी एक हेल्दी यूनिट कैसे सिक होती है ये इसका पूरा फ्लो चार्ट है. अब इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स और कंपनीज आर अनेबल टू रीपे देयर आउटस्टैंडिंग डेट. And bankruptcy, it is a situation where a court or competent jurisdiction has declared a person or other entity insolvent, having passed appropriate orders to resolve it and protect the right of the creditors. तो ये जो मेजर टर्म है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ये दो डिफरेंट टर्म है, इनका मीनिंग भी डिफरेंट है. द कोड क्रिएट्स वेरियस इंस्टीट्यूशंस टू फैसिलिटेट रिजोल्यूशन. अब इनके अंदर ना काफ़ी प्रोफेशनल्स है कि हर लेवल पे आपको एक प्रोफेशनल मिलेगा जो कि आपको हर प्रोसेस में वो हेल्प करेगा. ये आईबीसी का रेगुलेटर 2016 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली. अब इसके काम से यहाँ पे हैं. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होंगे, ये एक स्पेशल कार्डर होगा प्रोफेशनल्स का. दे विल एडमिनिस्टर द रिजोल्यूशन प्रोसेस, मैनेज द एसेट्स ऑफ द डेटर एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर क्रेडिटर्स टू असेस दैम. तो ये प्रोफेशनल बस इनका क्या होगा? इन्फॉर्मेशन होगा क्रेडिटर्स का. और ये जो पूरा लिक्विडेशन प्रोसेस है वो इसमें हेल्प करेंगे. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, ये क्या है? जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं दे विल बी रजिस्टर्ड विद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज. तो ये एजेंसीज जो प्रोफेशनल है वो इसमें रजिस्टर होंगे. ये एजेंसी क्या करेंगी? कंडक्ट एग्जामिनेशंस टू सर्टिफाई द प्रोफेशनल्स एंड इन्फोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द परफॉर्मेंस. क्योंकि ये भी हो सकता है कि मान लो कोई ऑफिसर है वो उसको भी इंटरेस्ट आ गया जो लिक्विडेशन प्रोसेस है और वो कुछ भी चीज़ें ट्वीक कर सकता है, तो वो ये एजेंसीज का काम करेगी. इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, creditors will report financial information of the debt owed to them by the debtor. Such information will include records of debt, liabilities and defaults. Educating authorities, the proceedings of the resolution process will be educated by National Company Law Tribunal for companies and Debt Recovery Tribunal for individuals. तो यहाँ पे दो चीज़ों का प्रोविजन था, NCLT and DRT. एक कंपनीज के लिए थी, एक पर्सन्स. Insolvency and Bankruptcy Board. The board will regulate insolvency professionals, insolvency professional agencies and information utilities set up under code. The board will consist of representatives of RBI, Ministry of Finance, Corporate Affairs and Law. तो ये जो बोर्ड है वो इन तीनों को चेक करेगी, मतलब एक विजिलेंस रखेगी. अब इसका बेनिफिट क्या था? फास्टर रिजोल्यूशन. मतलब दिसंबर 2020 तक over 86% of the current bankruptcy resolution process had passed 270-day mark. The PPIR procedure is limited to a maximum of 120. जो PPIR है मतलब पोस्ट रिजोल्यूशन जो होता है कि प्री रिजोल्यूशन जो भी इनकी चीज़ें होती हैं. ग्रेटर डेटर ऑटोनॉमी. इन द इवेंट ऑफ प्री पैक्स the present management retains authority. A resolution professional on the other hand assumes control of the debt as a representative of financial creditor. For the debtor this leads to cost effective and value maximizing. मतलब जो करंट हेड है वो उसके पास अथॉरिटी रहेगी, बस वो जो डेटर का जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास चला जाएगा. प्रिवेंट्स errant promoters from abusing the system. It offers, जो ये प्री पैक सिस्टम है रिजोल्यूशन का, it offers financial creditors strong consent rights. For example, before submitting a resolution plan, it must have approved from at least 66% of the financial creditors. This prohibits financial creditors from abusing the system. A fair resolution. It ensures both debtors and creditors have a role in the resolution process. This is departure from the previous category because IBC 2016 places an overabundance on emphasis on creditors in the settlement. Or prevents job loss. PPI reduces the likelihood of liquidation. As a result, company continuity is ensured and worker layoffs are reduced. अब challenges, poor approval rate. According to the data from ये जो board है, NCLT approved just 50% of the corporate insolvency cases. Greater emphasis on liquidation, कि भाई बैंक मतलब resolution से ज़्यादा ना liquidation पे emphasis है, तो ये इसका major criticism है.
IBC's goal was to encourage entrepreneurship and resolution. On the other hand, it placed a great emphasis on liquidation. This limits the country's economic potential. Almost a third of all business cases filed for resolution in 2019 ended up in liquidation. Supreme Court judgment. Government has set a mandatory deadline of 330 days if the T270 days mark was breached. However, in the Essar Steel insolvency, Supreme Court reduced the requirement that the CIRP be resolved mandatorily within 330 days. This decision can also be used to violate the PPIR process and deficiency in resources. In July 2019, the government intended to install 25 more single and division benches of NCLT. They were founded in a variety of locations, Delhi, Jaipur, Kochi. However, due to a lack of suitable infrastructure and adequate support, the majority of these remain non-operational or partially. अब मतलब आप इसके जो branches भी बना रहे हो वहाँ पे आपने propose भी कर दिया, but due to the lack of suitable infrastructure ये हो नहीं पाया. एक जो पहले वाला जो सिस्टम था BIFR जो IBC से पहले चलता था, ये स्टार्टिंग में था, तो उसके बीच में और इन पहले और अब से में जो क्या कंपेयर कर सकते हैं कि मतलब इनके इसके सारे बहुत सारे क्रिटिसिज्म तो हैं, बट वेदर इट हैज़ वर्कड और नॉट. IBC took considerably less time than BIFR. In cases that were eventually resolved under BIFR, over 80% of them took more than 34 months. अब जो IBC के पास केसेस भी आए थे ना, वो BFR के पुराने वाले केसेस भी थे, इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो पेंडेंसी भी ज़्यादा है. Since its inception in 1987, the BIFR has resolved less than 3,500 cases, while the IBC, since it was launched in 2016, resolved 1178 cases until it was suspended due to COVID. Analysis report क्या suggest करती है कि IBC continues to outperform the earlier BIFR by 66 times, which is substantially higher than a comparison based on simple time average. Since many of the unresolved cases stuck in the BIFR were transferred to IBC, delays in resolution should be viewed in comparison with the historical case pendency. So IBC has outperformed the earlier BIFR in terms of speed of resolution. Most analysis of IBC's performance overlooked that many of the legacy BIFR cases were subsumed by IBC, and these were often zombie firms that were kept alive due to massive evergreening of loans. Evergreening of loans means लोन्स बढ़ रहे हैं, उस लोन को पूरा करने के लिए आप कहीं और से लोन ले रहे हो, फिर इसको पूरा करने के लिए आप कहीं और से, तो ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स की मतलब लोन्स को करने के लिए लोन्स ले रहे हो. IBC is potentially as effective as a discipline device as it is a resolution mechanism. तो IBC में जो लूप होल्स हैं, जो कमियाँ हैं, उसको एड्रेस किया जा सकता है because it has really changed the culture of liquidation and bankruptcy, and जो भी थोड़े लूप होल्स अगर गवर्नमेंट उनको एड्रेस करती है, then it is going to help our corporate governance. नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. अगली न्यूज़ है मालदीव बैन्स इंडिया आउट कैंपेन. तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंटली, उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन, जो इंडिया की मिलिट्री और इंडिया के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है मालदीव्स में, उसको बैन करने के लिए ऑर्डर्स इशू किए हैं. ऑलराइट, तो ये इंडिया आउट कैंपेन क्या होता है ये हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये जो कैंपेन है, ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यामीन, उनके अंतर्गत इसको लीड किया जा रहा है. ऑलराइट, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो निकला है उसने में कहा गया है कि द कैंपेन अगेंस्ट इंडिया एक्सप्लॉइटेड द फ्रीडम्स एंड इंटेंट्स टू डिस्टरप्ट द लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन द मालदीव्स एंड इंडिया as well as the efforts to maintain peace and security in the region. तो बेसिकली जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये किस ग्राउंड्स पे निकाला गया है कि जो कैंपेन चल रहा है इंडिया के खिलाफ, वो जो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस हैं उनमें एक बोन ऑफ कंटेंशन की तरह उभर सकता है कि ये जो फ्रीडम्स हैं बेसिकली और जो लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल रिलेशंस हैं मालदीव्स और इंडिया, उनके बीच में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है. उसके अलावा इससे जो रीजन है, इंडियन ओशन रीजन जो है, वहाँ पर पीस और सिक्योरिटी भी हैम्पर हो सकती है. सो दिस इज़ ऑल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया आउट कैंपेन कि इसको कैसे बैन किया गया है. नाउ व्हाट इज़ द बैकग्राउंड? The move follows a recent decision made by Maldives National Security Council that the campaign to incite hatred against India is a threat to national security. तो बेसिकली कुछ टाइम पहले मालदीव की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उन्होंने एक डिसीजन दिया था कि ये जो इंडिया आउट कैंपेन है, ये बेसिकली क्या है, नेशनल सिक्योरिटी जो है मालदीव्स की, उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा है. Alright, the India Out campaign was started and sustained by the critics of present administration, and it gained prominence in the recent months with the former president Yamin spearheading.
तो मैंने आपको बताया पहले भी कि ये जो इंडिया आउट कैंपेन है ये फॉर्मर प्रेसिडेंट यामीन के अंतर्गत लीड किया जा रहा है. ऑलराइट. The campaign accuses the Maldivian government of allowing Indian military presence in the island nation. तो बेसिकली ये कैंपेन क्या है कि जो इंडियन मिलिट्री है, ऐसा अक्यूज़ किया जा रहा है कि जो मालदीवियन गवर्नमेंट है वो इंडियन मिलिट्री को एड कर रही है ताकि वो अपनी प्रेजेंस इन द मालदीवियन आइलैंड शो कर सके. ऑल राइट. हालांकि गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जो इंडिया आउट कैंपेन के जो स्पीयर हेड्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि इंडिया मालदीव्स इज़ अ पपेट ऑफ इंडिया. ऑल राइट. President has opted for an India first foreign policy and has said he is apologetic about Male's close ties with New Delhi. तो बेसिकली इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो है मालदीव गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंट उसको सपोर्ट करता है और बेसिकली उन्होंने कहा है कि जो रिलेशंस हैं मालदीव्स और इंडिया के बीच में, उसके लिए जो प्रेसिडेंट है या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अनअपोलोजेटिक है. ऑल राइट. नाउ व्हाट इज़ इंडिया आउट कैंपेन? तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा फैल रहा था. तो कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी मालदीव्स में जिसमें कहा गया था कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इंडिया को मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने को परमिशन दे रही है इन द मालदीव्स आइलैंड. ओके. सीक्रेट अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, उसके अलावा और बाकी चीज़ें हैं. तो फिनेंशियल असिस्टेंस के बदले में ये सब चीज़ें हो रही है. द एलिगेशन इज मेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिकॉज द लीडर ऑफ करंट रूलिंग पार्टी Mohammad Nasheed urged India to intervene militarily to restore peace and democracy in 2018. तो बेसिकली क्या है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी 2018 में, तो उस टाइम पे जो रूलिंग पार्टी के लीडर थे उन्होंने इंडिया को अर्ज किया था कि आप मिलिट्री इंटरवेंशन कीजिए हमारी कंट्री में ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके. ऑल राइट. प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स जो अब्दुल्ला यामीन की पार्टी है बेसिकली, ठीक है, तो और उसका जो कोएलिशन पार्टनर है पीपल नेशनल कांग्रेस, वो बेसिकली क्या है कि वो लोगों को करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंस्टिगेट कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं. कैसे? बाय स्प्रेडिंग मिसलीडिंग प्रोपोगेंडा या फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके. ठीक है. तो इट वाज लॉन्च्ड बाय अपोजिशन कोएलिशन पीपीएम एंड पीएनसी बोथ ऑन द स्ट्रीट्स एज वेल एज सोशल मीडिया. तो ये मतलब बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है ये वाला कैंपेन. और इसकी वजह से क्या है कि ये डिमांड क्या कर रहा है कि जो इंडियन मिलिट्री है वहाँ पे जो इंडियन मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए. नाउ हाउ इंडिया हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन इन मालदीव्स. तो इंडिया जो है ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है मालदीव्स में उसका विक्टिम कैसे बना है? तो पहले जब प्रेसिडेंट यामीन थे 2013 से 2018 में, तो न्यू दिल्ली और मालदीव्स के रिलेशंस बहुत ज़्यादा डिटेरेट हो गए थे या ख़राब हो गए थे, क्योंकि जो यामीन का जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, यामीन लेड गवर्नमेंट जो थी, इट वाज एंटी इंडिया, जबकि प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्रो इंडिया और वो इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी अपनाती है. गवर्नमेंट ने आउटराइटली अभी इंडिया आउट कैंपेन को रिजेक्ट कर दिया है और बोला है कि ये जो मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन लोगों में फैलाई जा रही है टू स्प्रेड हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया, इट इज़ वेरी बैड और उस पर कंसर्न भी उन्होंने रेस किए हैं. ऑलराइट. इंडियाज़ रिएक्शन, इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया है? तो इंडिया रिक्वेस्टेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट लोकल मीडिया एंड हैज़ रिपीटेडली अर्ज्ड पीपल टू नॉट स्प्रेड हेट अगेंस्ट इंडिया. तो इंडिया ने बोला है कि जो लोकल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि ये हेट्रेड इंसाइट करने में या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने में हेल्प कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट है मालदीव्स की वो एक्शन ले. और उसके अलावा ये भी कहा कि जो लोगों से रिक्वेस्ट की कि इंडिया के अगेंस्ट जो हेट्रेड है वो ना फैलाए. फॉरेन मिनिस्ट्रीज अर्ज्ड द मीडिया नॉट टू अफेक्ट bilateral relation, and as per Article 29 of Vienna Convention on Diplomatic Relations, it is the responsibility of Maldives to treat the diplomats with due respect and take all appropriate steps to prevent any attack on freedom and dignity of foreign diplomats. तो बेसिकली जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि मीडिया जो है वो बायलैटरल रिलेशंस को कर्ब कर रही है, को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रही है. और आर्टिकल 29 जो है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, उसके अकॉर्डिंग मालदीव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडियन डिप्लोमेट्स को प्रॉपरली हैंडल करे, उनको प्रॉपरली ट्रीट करे और उनकी फ्रीडम और डिग्निटी को हैम्पर होने से, उन पर किसी भी तरह का अटैक होने से बचाए. नाउ वहाँ पे थोड़ा स्टैटिक पार्ट का डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया मालदीव्स के बायलैटरल रिलेशंस क्या हैं.
तो हिस्टोरिकल रिलेशन है ऑब्वियसली, दोनों कंट्रीज जो थी वो ब्रिटेन कॉलोनीज थी. इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965. तो 1965 में जब मालदीव्स आज़ाद हुआ था तो उसको एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाली इंडिया पहली कंट्रीज़ में से एक थी. ऑलराइट, इंडिया एस्टैब्लिश्ड इट्स मिशन एट माले इन 1972. India and Maldives share ethnic, linguistic, cultural, religious and commercial links steeped in antiquity and enjoy cordial and multi-dimensional relations. तो इंडिया और मालदीव्स जो हैं अलग अलग टाइप में एथनिक लिंक्स, एथनिक रिलेशंस, लिंग्विस्टिक रिलेशंस, कल्चरल रिलेशंस, रिलीजियस एंड कमर्शियल रिलेशंस, ये सब एस्पेक्ट शेयर करते हैं और ये बेसिकली एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है फॉर कॉर्डियल एंड मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस. ऑलराइट, अब पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें तो इंडिया और मालदीव्स ने कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को सपोर्ट किया है. किसी भी फोरम, कोई भी फोरम हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, कॉमनवेल्थ हो, नॉन अलाइनमेंट NAM हो या सार्क हो, इन सब पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इंडिया और मालदीव्स ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया है. बहुत ज़्यादा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है. एयर इंडिया जो है वो तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर और चेन्नई से डायरेक्ट फ्लाइट चलाती है टू माले. ठीक है, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है. इंडियन टूरिस्ट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है मालदीव्स में, क्योंकि लोकेशन बहुत पास में है, एयर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्मूथ है. इस वजह से इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में मालदीव्स जाते हैं. तो ये मालदीव्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सॉफ्ट डिप्लोमेसी, इंडिया जो है मालदीव्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके, या फिर जो पेशेंट्स हैं, या फिर कोई टूरिस्ट हैं, उन सब के लिए इंडिया एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है. ऑलराइट, डायस्पोरा, इंडिया आर द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी इन मालदीव्स. मालदीव्स में सेकेंड लार्जेस्ट डायस्पोरा है इंडिया का. सो इट इज़ अ वेरी बिग एस्पेक्ट. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया? मालदीव्स पर इंडिया का फोकस करने का इतना इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहला है जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, कि मालदीव्स जो है वो इंडियन ओशन में एक तरीके से टोल गेट है, एक तरीके से सुपरवाइज़र है, इस तरीके से इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ये located at the southern and northern parts of this island chain lies the two important sea lanes of communication. तो मालदीव्स के सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. ऑलराइट, तो मैरीटाइम ट्रेड के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिटवीन द गल्फ ऑफ एडन एंड गल्फ ऑफ हॉर्मूज इन वेस्ट एशिया एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का इन साउथ ईस्ट एशिया. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया के लिए. ऑलराइट, nearly 50% of India's external trade and 80% of energy imports transit these sea lanes of communication in the Arabian area. तो इंडिया का जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है उसका 50% जो है वो इन्हीं एरिया से, जो ये सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ से ही पास होता है. उसके अलावा जो एनर्जी इंपोर्ट्स है उसका 80% भी यहीं से पास होता है. तो मालदीव्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. उसके अलावा मालदीव्स जो है वो इम्पोर्टेंट जो रीजनल ग्रुपिंग्स है उनका भी पार्ट है, सार्क का भी है, SASEC का भी है. तो ये सब म्यूचुअल कोऑपरेशंस बहुत ज़्यादा है. नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट में इंडिया और मालदीव्स कैसे कोऑपरेट करते हैं कि 2004 में जो सुनामी आई थी और जो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस आई थी उसके 10 साल बाद में, तो उस टाइम पर इंडिया ने एक ह्यूज असिस्टेंस दिया था टू मालदीव्स. कोविड-19 असिस्टेंस जो इंडिया ने प्रोवाइड किया उसमें मालदीव्स वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज में से एक है. ऑलराइट, जब कोविड-19 की वजह से सप्लाई चेन्स ब्लॉक हो गई थी दुनिया में, तो इंडिया ने मालदीव्स को मिशन सागर के अंतर्गत बहुत सारी कमोडिटीज़ प्रोवाइड की थी. तो मिशन सागर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये क्या है. ऑलराइट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हमने डिस्कस किया अभी कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब एस्पेक्ट्स पर भी मालदीवियन स्टूडेंट्स या मालदीवियन पेशेंट्स या फिर जो मालदीवियन टूरिस्ट है वो इंडिया के, उनके लिए इंडिया एक स्पेशल, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है. इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जैसा कि हमने बात की कि टूरिज़्म जो है मालदीवियन इकोनॉमी का फाउंडेशन है. बेसिकली ये इंडियंस के लिए एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और कई इंडियंस के लिए जॉब डेस्टिनेशन भी है. तो मालदीव्स की जोग्राफिकल लिमिटेशन, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है तो बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल लिमिटेशंस है. इंडिया हैज़ एग्जेम्प्टेड द नेशन फ्रॉम एक्सपोर्ट कर्व्स ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़. तो इंडिया ने क्या किया है, कुछ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है टू मालदीव्स उन पर एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए हैं टू द कंट्री. नाउ व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में? चैलेंजेस क्या हैं? तो पहला है चाइना फैक्टर. तो बेसिकली चाइना का इन्फ्लुएंस मालदीव्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, तो देयर हैव बीन ग्रोइंग कंसर्न्स रिगार्डिंग चाइनाज रोल इन द मालदीवियन इकोनॉमी.
थ्रू इट्स सो कॉल्ड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो बेसिकली चाइना जो है मालदीव्स में भी, जैसे श्रीलंका में उसने अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी अपनाई थी, वैसे मालदीव्स में भी वहाँ पर वो अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी अपना रहा है। तो इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है। Maldives incurred a debt of about $1.4 billion owing to loans from China to finance several of its infrastructure projects. तो मालदीव्स जो है उसका उस पर चाइना का जो लोन है वो है $1.4 बिलियन का, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट। तो इस वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है मालदीव्स में। और उसके अलावा मालदीव्स और चाइना हैव ऑल्सो एंटर्ड इनटू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो चाइना की वजह से एक तरीके से चाइना जो है एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। ऑलराइट, इंडियाज पोजीशन इन मालेज क्राइसिस। तो बेसिकली जो अब्दुल्ला यामीन थे, ही वॉज प्रो चाइना, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशन, इंडिया और मालदीव्स दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस इसी वजह से डिटीरिएट हो गए थे, ठीक है। और इतने ज़्यादा डिटीरिएट हो गए कि 2018 में इंडिया को मिलिट्री इंटरवेंशन करना पड़ा ताकि ये जो इशू है इसको रिजॉल्व किया जा सके। नाउ व्हाट इज़ ध्रुव कंट्रोवर्सी? तो 2010 में इंडिया ने 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स दिए थे टू मालदीव्स, ठीक है, 2010 और 15 में, 2 सालों में, ठीक है। लेकिन बेसिकली इनको यूज़ किस लिए किया जाना था कि ओशन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मैरीटाइम वेदर सर्विलांस एंड फॉर एयरलिफ्टिंग पेशेंट्स बिटवीन आइलैंड्स। तो ये इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए थे टू मालदीव्स। However, some people in the PPM stirred up a controversy by saying that the helicopters marked the start of military presence in the country. लेकिन कुछ जो PPM जो थी, जो एंटी इंडिया थे, उन लोगों के कुछ सपोर्टर्स ने ये कंट्रोवर्सी को इंक्रीज करने की कोशिश की कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो एक तरीके से इंडिया का मालदीव्स में मिलिट्री प्रेजेंस को स्पेसिफाई करते हैं। Maldives government also requested India to take back the helicopters in 2016, but India refused to do so. 2016 में मालदीवियन गवर्नमेंट जो थी उसने वो ये रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने हेलीकॉप्टर्स वापस ले लीजिए, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। नेक्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो बेसिकली इंडिया और सोली गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, उनके बीच में जो अग्रीमेंट्स हैं उनमें एक तरह से वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मालदीवियन गवर्नमेंट ने जो अग्रीमेंट की डिटेल्स हैं उनको शेयर करने के लिए, उनको पब्लिकली शेयर करने के लिए मना कर दिया है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ नेवल बेस कंट्रोवर्सी। द उथुरु थिलाफलू इज़ अ स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड अटॉल नियर द कैपिटल माले एंड वॉज कॉल्ड द UTF हार्बर प्रोजेक्ट। तो ये एक अटॉल है माले के पास में और इसको UTF हार्बर प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो 2016 में इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था फॉर डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है। तो जब सोली गवर्नमेंट ने इस पर लिया, मतलब सोली गवर्नमेंट जब पावर में आई, तो ये कहा गया कि UTF जो है, UTF प्रोजेक्ट जो है, UTF हार्बर प्रोजेक्ट, बेसिकली अब उससे क्या होगा कि वो जो अटॉल है वो एक इंडियन नेवल बेस बन जाएगा। मतलब इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस इन द आइलैंड कंट्री विल इंक्रीज। तो ये स्पेक्यूलेशंस लगाए गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जो मालदीवियन कंट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, जो अभी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। The February 2015 arrest of Maldives opposition leader Mohammed Nasheed on terrorism charges and the consequent political crisis have posed a real diplomatic test for India's neighborhood policy. तो 2015 में मोहम्मद नशीद को जो अरेस्ट किया गया था टेररिज्म के चार्जेस पर, और उसके बाद में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुई, वो बेसिकली एक डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। रेडिकलाइजेशन। The number of Maldivians drawn towards terrorist groups like the Islamic State and Pakistan-based madrasas and jihadist groups have also been increasing. तो बेसिकली बहुत सारे मालदीवियन यूथ हैं, मालदीवियन पीपल हैं, सिटीजन्स हैं, वो इस्लामिक स्टेट जो है, उसके अलावा जो पाकिस्तान बेस्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिहादिस्ट हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इससे क्या है कि ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म बहुत ज़्यादा मालदीव्स में फैल जाएगा और इससे इंडिया के इंटरेस्ट को और इंडिया की सोवरेनिटी को खतरा है। तो दिस इज़ ऑल द इशू अबाउट India and Maldives relations. Now, what are the measures taken so far?
After coming to power for the second time in May last year, Prime Minister Modi's first international destination was Maldives. तो जब अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर जब सेकेंड टाइम उन्होंने प्लेज लिया, उसके बाद में उनकी फर्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन मालदीव्स में ही के लिए ही थी. He was the only head of state to attend Maldives president swearing in ceremony in the November 2018. तो नवंबर 2018 में जब मोहम्मद सोली जो हैं, जो प्रेसिडेंट बने, तो उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में मोदी जी ही गए थे. ऑलराइट. इंडिया हैज़ ऑल्सो ऑफर्ड $1.4 बिलियन डेवलपमेंट असिस्टेंस पैकेज टू मालदीव्स. तो बेसिकली 1.4 बिलियन का असिस्टेंस पैकेज भी इंडिया ने मालदीव्स को दिया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. 1988 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन कैक्टस, उससे क्या हुआ था कि आइलैंड नेशन या मालदीव्स में एक अटेम्प्टेड कू को रोकने की कोशिश की गई थी. नवंबर 3, 1988 पर क्या हुआ कि द मर्सिनरीज अटैक द मालदीव्स एंड इंडिया वाज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड. ऑलराइट. 2004 में जब सुनामी आई मालदीव्स में, तो इंडिया के नेवल शिप्स जो थे वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बहुत जल्द भेजे गए थे. जब माले की वाटर क्राइसिस हुई तो 4 घंटे में इंडिया की नेवी और एयरफोर्स ने पानी डिलीवर किया था इन द आइलैंड कंट्री. तो इंडिया ने इतने सारे इनिशिएटिव्स अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का यूज़ करके मालदीव्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की है. नाउ व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड कि अब क्या कर सकते हैं. तो पास्ट लर्निंग्स. डिस्पाइट रिपीटेड कॉल्स फॉर इंटरवेंशन, इंडिया हैज़ फर्मली अवॉइडेड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट यामीन रिजीम. बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी जब यामीन का रूल था कि मिलिट्री इंटरवेंशन होना चाहिए या इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स. तब इंडिया ने इस चीज़ को अवॉइड किया था. New Delhi has thoughtfully coordinated its diplomatic response with other stakeholders and have put enormous pressure on Yamin to hold the presidential elections in a fair and transparent manner. तो इंडिया ने क्या किया, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का यूज़ करके यामीन जो रजीम था उन पर प्रेशर डाला कि आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट करवाइए. तो इंडिया जो है, ये जो इंडिया का जो एक तरीके से पेशेंट इंडिया का जो पेशेंट जो अपना रुख है बेसिकली, तो इंडिया जो है इससे एक एडवांटेजेस पोजीशन में है क्योंकि इंडिया ने बहुत पेशेंटली डील किया है विद मालदीव्स इस वजह से. नाउ व्हाट इज़ द कॉशियस अप्रोच. कि कॉशियस अप्रोच क्या हो सकती है. इंडिया को नेपाल जैसे नेपाल और इंडिया के रिलेशंस डिटीरिएट हुए थे पास्ट में कि इंडिया जो है एक बिग ब्रदर की तरह एक्ट कर रहा है, तो इंडिया को इसके अगेंस्ट भी केयरफुल रहना पड़ेगा अगर वो नेपाल जैसी सिचुएशन मालदीव्स में नहीं चाहता है. ऑलराइट. तो लाइट डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट जो है वही सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, वही सबसे सेफ अप्रोच है इन द मालदीव्स. ऑलराइट. कि इंडिया जो है एक इंटरवेंशन भी ना करे लेकिन प्रेशराइज करे थ्रू इंटरनेशनल फोरा, उसके अलावा जो हमारा सार्क है, SASEC है, इन सब के थ्रू इनडायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करे टुवर्ड्स द मालदीव्स गवर्नमेंट ताकि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके और इंडिया के इंटरेस्ट भी बचे रह सके. सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. As Sri Lanka pins hopes on IMF, China vows help. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है बेसिकली कि जो श्रीलंका है वो बेसिकली IMF के साथ नेगोशिएट कर रहा है ताकि उसको $4 बिलियन का असिस्टेंस मिल सके फ्रॉम IMF. और इसी बीच चाइना ने अराउंड $31 मिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए प्लेज किया है ताकि श्रीलंका जो है अभी प्रेजेंट क्राइसिस जो चल रहा है उससे उबर सके. तो इस असिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें हैं. 5,000 टन्स ऑफ राइस, फार्मास्यूटिकल्स, उसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो, और दूसरे एसेंशियल आइटम्स. नाउ द चाइना एंगल. द डेवलपमेंट कोइंसाइड्स विद कोलंबो टॉक्स विद द IMF इन वॉशिंगटन फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज टू हेल्प द आइलैंड नेशन रीस्ट्रक्चर इट्स डेट एंड रिवाइव इट्स इकोनॉमी. तो ये जो चाइना ने जो वाव किया है, जो प्लेज लिया है असिस्टेंस प्रोवाइड करने का, ये उस टाइम पे आया है जब श्रीलंका IMF की हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है ताकि जो आइलैंड नेशन है वो अपने डेट से उबर पाए. The Sri Lankan government has pinned its hope on IMF support after announcing a default on its $51 billion foreign debt. तो श्रीलंका ने IMF से हेल्प मांगी है ताकि जो $51 बिलियन का डेट चल रहा है श्रीलंका पे उससे वो उबर पाए और बाकी चीज़ें जो हैं इससे फिनेंशियल स्टेबिलिटी ला पाए. श्रीलंकन फिनेंस मिनिस्टर इज़ करेंटली इन वॉशिंगटन एंड हैज़ मेट the delegations on IMF and World Bank, US government officials, India's finance minister. ठीक है. तो बेसिकली क्या है
कि श्रीलंकन फिनेंस मिनिस्टर जो हैं वो अभी वॉशिंगटन में है। उन्होंने आईएमएफ के डेलीगेशन से, वर्ल्ड बैंक के डेलीगेशन से, इंडियन फिनेंस मिनिस्टर्स से और यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीटिंग की है ताकि उनको असिस्टेंस मिल सके। इंडिया ने भी रिक्वेस्ट किया आईएमएफ से कि वो श्रीलंका को मदद करे ताकि जो श्रीलंका है वो जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है अभी उससे उबर सके। India's push comes in addition to its own support of $2.4 billion since the beginning of this year by the way of currency swap, loan deferment and credit lines for food, fuel and medicines. तो इंडिया ने जो ये इस तरीके से रिक्वेस्ट की है, ये बेसिकली इंडिया ने खुद ने $2.4 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया है सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर 2022। तो उसके अलावा जो इंडिया है उसने हेल्प मांगी है या रिक्वेस्ट की है आईएमएफ से कि वो श्रीलंका की हेल्प करे। नाउ व्हाई इज श्रीलंका सफरिंग फ्रॉम द क्राइसिस, मतलब ये क्राइसिस हुई क्यों एक्चुअली, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जब 2009 में 26 साल से लंबा जो सिविल वॉर चल रहा था श्रीलंका में वो ख़त्म हुआ, उसके बाद में जीडीपी ग्रोथ था 8 to 9% पर एनम टिल 2012। तो एक फेयरली रीजनेबल या अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट थी। लेकिन 2013 के बाद में ये जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग आधी हो गई। ठीक है। श्रीलंका's budget deficits were high during the war and the global financial crisis of 2008 drained its forex reserves, which led the country borrowing a 2.6 billion loan from IMF in 2009। तो वॉर के टाइम पे तो ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी, तो उस टाइम पे बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा थे श्रीलंका में। और जब 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई उससे उसके फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल ख़त्म हो गए और उसकी वजह से श्रीलंका ने आईएमएफ से 2.6 बिलियन का लोन लिया 2009 में। फिर 2016 में भी वो आईएमएफ को उसने अप्रोच किया श्रीलंका को फॉर अनादर 1.5 बिलियन डॉलर्स। ठीक है। However, the conditionalities of the IMF further deteriorated Sri Lanka's economic health। लेकिन जो conditions लगाई थी IMF ने लोन देने पर, उससे क्या हुआ, श्रीलंका की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिटीरिएट हो गई या फिर कम हो गई। ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ अप्रैल 2019 resulting in 253 casualties dropped the number of tourists sharply leading to a decline in foreign exchange reserves। तो बेसिकली जो 2019 में ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसकी वजह से 253 लोग मारे गए थे, उसकी वजह से टूरिज़्म बहुत ज़्यादा कम हो गया टू द आइलैंड नेशन। ठीक है। 2019 में जो नई गवर्नमेंट आई, इट प्रॉमिस लोअर टैक्स रेट्स एंड वाइड रेंजिंग एसओपीज फॉर फार्मर्स ड्यूरिंग देयर कैंपेन। तो उनका जो कैंपेन था वो बेसिकली क्या था कि हम लोग आपको टैक्स रेट बहुत कम कर देंगे और फार्मर्स को बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये सब उन्होंने किया था। द क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज इल एडवाइज्ड प्रोमिसेस फर्दर एक्सरबेटेड द प्रॉब्लम। लेकिन जब इनको अप्लाई किया गवर्नमेंट ने तो उससे प्रॉब्लम, जो फिनेंशियल इशूज़ थे, जो डिफ़ॉल्ट्स थे, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। फिर आया कोविड-19। तो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से और सिचुएशन बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा सफ़र हुए, एक्सपोर्ट्स रुक गए। टी, रबर, स्पाइसेस और गारमेंट्स का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ। टूरिज़्म जो था वो भी बहुत ज़्यादा रुक गया। ऑलराइट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में राइस की वजह से फिस्कल डेफिसिट जो था वो 10% से ज़्यादा हो गया इन 2020-21। और जो डेट टू जीडीपी रेशो था वो 94% जो 2019 में था, अब से वो इंक्रीज़ होकर 119% हो गया। तो बहुत ज़्यादा डेट टू जीडीपी रेशो इंक्रीज़ हो गया। श्रीलंका's फर्टिलाइज़र बैन 2021 में जितने भी फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स थे वो कम्प्लीटली बैन हो गए, क्योंकि ओवरनाइट इंडिया श्रीलंका जो था वो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बन गया। मतलब एक ही दिन में डिसीजन हुआ, नेक्स्ट डे फर्टिलाइज़र्स के इंपोर्ट्स पर बिल्कुल बैन हो गया। तो इस ओवरनाइट शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ कि फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जब श्रीलंकन प्रेसिडेंट, धीरे धीरे क्या हुआ, ये सिचुएशंस बढ़ती गई। श्रीलंकन प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड एन इकोनॉमिक इमरजेंसी टू कंटेन राइजिंग फूड प्राइजेस, अ डेप्रिसिएटिंग करेंसी एंड रैपिडली डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि श्रीलंका में फिनेंशियल इमरजेंसी या इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दी गई। अब फॉरेन करेंसी की लैक है, उसके अलावा एकदम से केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पे बैन लग गया, तो उसकी वजह से जो फूड प्राइजेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। प्रेजेंट में इन्फ्लेशन इज़ ओवर 15% एंड इट इज़ फोरकास्ट टू एवरेज 17.5%। मतलब ये जो इन्फ्लेशन है उसकी रेट बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो श्रीलंकन्स हैं उनके डेली नीड्स जो होती हैं वो भी पूरी मीट नहीं हो पा रही है। ऑल राइट। नाउ व्हाट अबाउट चाइना श्रीलंका टाइज।
तो क्योंकि चाइना ने एड दी है तो हम चाइना श्रीलंका टाइज को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट क्रेडिटर टू श्रीलंका. श्रीलंका को सबसे ज़्यादा लोन चाइना से ही मिला है एंड इट्स लोन्स टू द श्रीलंकन पब्लिक सेक्टर अमाउंट टू 15% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सटर्नल डेट. तो जो श्रीलंका का जो एक्सटर्नल डेट है उसका 15% तो सिर्फ चाइना का है, चाइना का डेट है. ऑलराइट, श्रीलंका बहुत ज़्यादा चाइनीज़ क्रेडिट पे या चाइनीज़ के जो बोरोइंग्स है उस पर डिपेंड करती है. इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो चाइना ने $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बिटवीन 2006 एंड 19. ऑलराइट, शिफ्टिंग इंटरेस्ट्स ऑफ स्मॉलर नेशंस. तो श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस में फर्दर पुश इट टू अलाइन इट्स पॉलिसीज विद चाइनाज इंटरेस्ट. क्योंकि श्रीलंका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में है, उसको पैसा चाहिए, तो वो हो सकता है कि चाइना के साथ में अपनी पॉलिसीज अलाइन कर ले ताकि चाइना से उसको और असिस्टेंस मिल सके. श्रीलंकाज बिड चाइनाज बिड इन इंडियन ओशन. तो चाइना enjoys friendlier waters in South Asia and Indian Ocean than it does in Southeast Asia and Pacific. China faces opposition from Taiwan, territorial disputes in South China Sea and East Asia, and myriad frictions with US and Australia. तो इंडियन ओशन और साउथ एशियन रीजन में चाइना जो है उसकी पैठ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक. क्यों? क्योंकि ताइवान से उसको अपोजिशन मिलता है, साउथ चाइना सी पे डिस्प्यूट है, ईस्ट एशिया में डिस्प्यूट है, उसके अलावा यूएस ऑस्ट्रेलिया से भी उसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शंस फेस करने पड़ते हैं. तो क्योंकि श्रीलंका जो है वो साउथ एशिया का पार्ट है, तो उसके आसपास का जो वाटर्स है, मैरीटाइम जो एरिया है, मैरीटाइम रीजन जो है, वहाँ पर चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस बना सकता है थ्रू श्रीलंका. Now, what lessons have to be learned by India? इंडिया में जो चाइना श्रीलंका में जो इशू चल रहा है उससे क्या लेसन्स सीख सकता है? तो फर्स्ट इज़ पॉपुलिस्ट फ्रीबीज हैज़ अ डियर कॉस्ट. तो क्या है कि जो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है वो पॉपुलिस्ट मेजर्स मतलब जनता को लुभाने वाले वादे तो कर देती है, लेकिन उससे वो मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस जो आने वाली होती है उसको, उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है उसको एनालाइज नहीं कर पाती है. श्रीलंका हैज़ फेयर्ड बेटर दैन इंडिया. हालांकि श्रीलंका जो है उसकी पर कैपिटा इनकम और परफॉर्मेंस जो है सोशल सेक्टर्स में वो बेटर है, ठीक है, इंडिया की उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वर्स है सिचुएशन. लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन इज़ रिस्की. तो इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉबलेसनेस क्राइसिस इज फार वर्स. इन एग्रीगेट इन्फ्लेशन टू हैज़ रिमेन्ड हाई विद द RBI स्ट्रगलिंग टू कीप कंज्यूमर प्राइसेस लो. तो इंडिया की जो जॉबलेसनेस की जो क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा वर्स है. इन्फ्लेशन भी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहा है, लेकिन इंडिया जो है फिर भी स्ट्रगल कर रहा है कि कंज्यूमर प्राइसेस लो रहें. तो ये सब इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इंडिया भी फ्यूचर में श्रीलंकन क्राइसिस की तरह सिचुएशन फेस कर सकता है. ऑलराइट, तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? फिस्कल कंसोलिडेशन एंड डिसिप्लिन. तो अब श्रीलंका के लिए वे फॉरवर्ड क्या रहेगा कि श्रीलंकन इकोनॉमी को एक ऐसा पाथ चूज़ करना पड़ेगा जिससे कि वो अपने रेवेन्यूज़ जो है उसको मतलब अपने जो रिसोर्सेज है उनका फिस्कल कंसोलिडेशन कर सके. उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी को उनको टाइट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन को वो कंटेन कर सके. इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग रिफॉर्म्स जैसे फिस्कल रूल को रिवैम्प करना, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, दूसरे जो मेजर्स हैं उससे वो अपने रिफॉर्म्स ला सकते हैं जिससे कि उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सके. Flexible exchange rate policy. Alright, other reforms would need to include the creation of a flexible exchange rate policy and medium to long-term debt reduction strategy, while ensuring most government spending in targeted social areas continues for developmental objectives. तो बेसिकली क्या है कि जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फ्लोटिंग होनी चाहिए, ठीक है. उसके अलावा एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट रिडक्शन स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए कि धीरे धीरे कैसे गवर्नमेंट को अपना जो एक्सटर्नल डेट है उसको कंट्रोल करना है या कम करना है. तो उससे क्या होगा? उसके अलावा गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि वो अपनी जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा करे टुवर्ड्स द सोशल एरियाज़, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट्स अगर ज़्यादा होंगे तो लोगों का डेवलपमेंट होगा, और लोगों का डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली रिवाइव कर जाएगी. सो दिस इज़ ऑल इन दिस न्यूज़. So the news is regarding India Post Payment Bank launches Fincluvation. काफ़ी नया वर्ड है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उन्होंने लॉन्च किया है फिनक्लूवेशन, एक जॉइंट इनिशिएटिव जो प्रमोट करेगी फिनटेक स्टार्टअप्स को जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन
थ्रू आउट द कंट्री सिक्योर करने में हेल्प करेगी। ये इम्पॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सब सेक्शन आएंगे इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज रिगार्डिंग इट। सो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के बारे में पहले देख लेते हैं। ये एक 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। सो इसको सेटअप किया गया था एक विज़न के साथ कि मोस्ट एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और ट्रस्टेड बैंक फॉर कॉमन मैन इन इंडिया, ये अचीव करना। सो जो फंडामेंटल मैंडेट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, वो है कि जो जितने भी बैरियर्स हैं अनबैंक्ड या अंडर बैंक्ड एरियाज इन जो जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी हद तक नहीं मिल पाती है, वहाँ इस तरह की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना। अब कहाँ है ये? लगभग 1,60,000 पोस्ट ऑफिसेस, जो कि 1,45,000 रूरल एरियाज़ में हैं, और लगभग 4 लाख पोस्टल एम्प्लॉयज़ के थ्रू। सो इतना बड़ा नेटवर्क को एक तरह से एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लेके आना। सो जो IPPB है उसको ऑपरेटिंग मॉडल की तरह बिल्ड किया गया था, जिसके की पिलर्स जो इंडिया स्टेक है वो इनेबल करेगा इसको पेपरलेस, कैशलेस, प्रेजेंस लेस बैंकिंग सिस्टम के तौर पे, ताकि वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर उनके डोर स्टेप तक पहुंच सके। IPPB जो है वो 13 लैंग्वेजेस में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू कस्टमर्स। IPPB जब इस्टेब्लिश हुआ था तो उस टाइम से ही लगभग इसको एक एम के तहत किया गया था कि कैशलेस इकोनॉमी बनानी है, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा डिजिटल इंडिया मिशन को। सो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहा। सो व्हाट इज़ फिनक्लुवेशन? सो ये इंडस्ट्री फर्स्ट इनिशिएटिव है एक तरह का, जो एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाएंगे। किसके लिए? टू मोबिलाइज स्टार्टअप कम्युनिटी। आप रिसेंटली जब से कोविड पेंडेमिक आया है, जो स्टार्टअप कल्चर है या स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। सो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी इस तरह के स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। जो फिनक्लुवेशन जो होगा वो एक परमानेंट प्लेटफॉर्म होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, जो कि को क्रिएट करेगा इंक्लूसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। जनरली लोगों को फिनांस के बारे में नॉलेज लेने के लिए या फिर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट सजेशंस लेने के लिए लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। सो ये एक सॉल्यूशन के तौर पे कोशिश किया जा रहा है। और जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टार्टअप्स होंगे उनको भी एक तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसका रीच इतना बड़ा है कि 430 मिलियन टोटल कंज्यूमर्स हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर, जो कि एक काफ़ी बड़ा कलेक्शन ऑफ द पीपल है। और ये काफ़ी हेल्प करेगा हर किसी के डोर स्टेप तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाने के लिए। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट होंगे, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो होंगे मोर देन 4 लाख, 4 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं, ग्रामीण डाक सेवक हैं, ये सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जो कि इसको बनाएगा लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा एक नेटवर्क बनाएगा जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करेगा। सो फिनक्लुवेशन का जो रोल है वो क्या होने वाला है? ये इनवाइट करेंगे वेरियस स्टार्टअप्स को पार्टिसिपेट करने के लिए, आइडिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मार्केट में क्या नेचर है, कैसा है, क्या है, ये सब चीज़ों के लिए वेरियस जो एंटिटीज़ हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा, उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो डेवलप करें क्रेडिटाइजेशन। क्रेडिटाइजेशन क्या होता है? क्रेडिटाइजेशन होता है डेवलपमेंट एंड इनोवेट क्रेडिट प्रोडक्ट्स, इंक्लूसिव क्रेडिट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको जो टारगेट कस्टमर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व करना, इनोवेट करना और डेवलप करना, ये होता है प्रॉपर क्रेडिटाइजेशन।
सो सेकंड होता है डिजिटाइजेशन, इसमें जो आएगा स्टार्टअप्स को उनके लिए भी प्रमोट किया जाएगा। अब डिजिटाइजेशन की शुरुआत तो काफ़ी पहले ही हो चुकी थी इंडिया में। सो डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजीज़ जो है उनका भी हेल्प लिया जाएगा। एंड कोई भी मार्केट लेड सॉल्यूशंस अगर अवेलेबल हो पाते हैं तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा। ये काफ़ी हद तक बिजनेसेस को नए सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, ये जब एक तरह से एक दूसरे से कपल हो जाते हैं तो कई तरह के न्यू जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है उसको क्रिएट करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं वो मॉडर्न डे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाती है और डेफिसिट फेस करती है चीज़ों के लिए, क्योंकि काफ़ी हद तक जो चीज़ें फिज़िकल फॉर्म में रहती हैं उनकी एफिशिएंसी में इफेक्ट आता ही आता है। जब चीज़ें वर्चुअल हो जाती है, डिजिटाइज हो जाती है तो काफ़ी एफिशिएंट हो जाते हैं एंड लेस वर्क मैन पावर वर्क टाइम की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटपुट निकाल के देते हैं। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि ये जो फिनक्लुवेशन जो है आखिर ये क्या है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग WHO स्ट्रांगली रिकमेंड्स फाइजर कोविड-19 पिल्स। सो ये इम्पॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शन इसमें आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अचीवमेंट अंडर इट। वैसे लग रहा होगा हेल्थ के रिगार्डिंग है, सो सोशल में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डेवलपमेंट हुआ है फाइज़र के द्वारा पर्टिकुलर कोविड पिल, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। सो ये जो पिल है वो एंटीवायरल पिल है जिसका नाम है पैक्सलोविड। सो WHO ने रिकमेंड किया है कि जो पेशेंट हैं माइल्डर सिम्टम्स के साथ, लेकिन अभी भी वो काफ़ी हाई रिस्क में है हॉस्पिटलाइजेशन के, उनको ये मेडिसिन या ये पिल्स लेने चाहिए। तो WHO आगे क्या कहती है कि WHO एक्सट्रीमली कंसर्न्ड है। क्योंकि जो कोविड वैक्सीन्स है उसकी इनइक्वालिटी है पूरे वर्ल्ड भर में अगर हम देखें थे, क्योंकि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अभी तक बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। सो ये अगेन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को एक लाइन के आखिरी हिस्से में, यानी कि वो काफ़ी हद तक पिछड़ जाएंगे, वहाँ पे धकेल सकती है। सो WHO ने एडवाइस किया है कि जो फाइज़र का जो कॉम्बिनेशन है नार्मेट्रेलवीर एंड रेटोनेवीर, ये 2 ड्रग्स हैं, इसके कॉम्बिनेशन से एक पिल बना है जो पैक्सलोविड नाम का, जो हम यहाँ पे देखें तो वो एक सुपीरियर चॉइस होगा किन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, जो अभी भी अनवैक्सीनेटेड हैं, इल्डरली हैं, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल हैं जिनको इम्यूनिटी की थोड़ी इशू आती है कोविड के दौरान। इन लोगों के लिए एक सुपीरियर चॉइस होगा ये पर्टिकुलर पिल। WHO ने एक कंडीशनल रिकमेंडेशंस भी लगाए हैं एंटीवायरल ड्रग के लिए, जो कि है रेमडेसिविर, जो कि US बायोटेक फर्म के द्वारा बनाया गया है। WHO रिकमेंड करता है पैक्सलोविड को रेमडेसिविर के ऊपर, बिकॉज पैक्सलोविड जो है ये प्रॉपर रिसर्च एंड प्रॉपर जो इनका जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों ड्रग का, ये काफ़ी हद तक पैक्सलोविड को एक रिलायबल ड्रग के रूप में इस्टेब्लिश कर सकता है। कुछ और भी पिल्स हैं जैसे कि मैक्स मोलनुप्रेविर पिल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, लेकिन इनमें से सबसे अच्छी चॉइस है पैक्सलोविड, जो कि फाइज़र के द्वारा तैयार किया गया है। सो WHO का कहना है कि जो फाइज़र का जो ओरल ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटलाइजेशन को कहीं ज़्यादा प्रिवेंट करता है और जितने अल्टरनेटिव अवेलेबल्स हैं उनके कंपैरिजन में। सो ये जो पैक्सलोविड ड्रग है या पिल है वो अदर्स के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक आसान है इसको एडमिनिस्टर करना, एंड काफ़ी कम कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग यूजेज ऑफ दिस पिल। सो ये जो न्यू रिकमेंडेशंस आए हैं फ्रॉम WHO वो आखिर कैसे आए हैं? तो एक्चुअली एक ह्यूमन ट्रायल हुआ जिसमें लगभग
3100 पेशेंट्स को शामिल किया गया। तो ये देखा गया कि जो पैक्सलोविड का जो ड्रग है वो काफ़ी हद तक हॉस्पिटलाइजेशन को कम कर दिया। कितना परसेंट? लगभग 85% के आसपास। सो ये सजेस्ट करता है कि मोर्टालिटी रेट जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई एंड लिटिल और नो रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट। अगर आप पिल्स ले रहे हैं और अचानक ही आप बंद कर देते हैं तो बहुत ही कम रिस्क है कि आपको इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे। अब ये जो रिकमेंडेशंस हैं वो अप्लाई होते हैं 18 या उससे ज़्यादा एज के लोगों पे। इसमें प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं उनको शामिल नहीं किया गया था। ये उन पेशेंट्स पे भी अप्लाई नहीं होता जिनको इन्फेक्शन से कम असर पड़ता है। कुछ लोग ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, सो उन पे ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अगर ये वो ड्रग लेते भी हैं तो इसका बेनिफिट उनको काफ़ी कम होने वाला है। WHO के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने उन पेशेंट्स पे भी ओपिनियन देने को डिक्लाइन किया है जो काफ़ी सीवियर फॉर्म में है इस डिसीज़ के, क्योंकि उससे रिलेटेड डेटा अभी काफ़ी कम है। सो ये इस टाइप के जो कोविड पिल्स हैं जो फ़िलहाल फाइज़र ने बनाया है, लेकिन अदर जो और जो सेक्टर्स जो बायोटेक फर्म्स हैं वो काफ़ी कोशिश कर रही हैं इस टाइप के पिल्स को बनाने में। तो ये जो पिल्स हैं वो एक ह्यूज स्टेप हो सकता है पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अभी चाहे वैक्सीनेशन के लिए हो या आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना होता है तो उसके लिए आप हॉस्पिटल ही जाएंगे ना, खुद ही घर में तो नहीं कर सकते। लेकिन ये पिल जो है उसको घर पे लिया जा सकता है विदाउट गोइंग टू द हॉस्पिटल। सो ये काफ़ी हद तक एक अच्छा स्टेप हो सकता है। अब इस पिल के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि मेडिसिन जो है उसको काफ़ी अर्ली स्टेज में ही लिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप काफ़ी हद तक सीवियरली अफेक्ट हो चुके हैं कोविड से तो WHO ने उसके लिए रिकमेंडेशंस देने से मना कर दिया है। सो काफ़ी अर्ली स्टेज पे ही इसको लिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही पेशेंट कोविड पॉजिटिव टेस्ट होता है तो उसको तुरंत ये प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए, और वो काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं होता है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। जैसे अब ये जो पैक्सलोविड की जो पिल्स है उसको सिम्टम आने के विदिन 5 डेज़ के अंदर लेने चाहिए, और ये जो कोर्स होगा पैक्सलोविड पिल्स का वो भी 5 डेज़ का ही होगा। रेमडेसिविर के केस में ये है कि इसको 7 डेज़ के अंदर लिया जाना चाहिए, लेकिन ओवर 3 डेज़ के एक जो पीरियड है काफ़ी इंटेंसिवली जो होता है इस तरह से लिया जाता है रेमडेसिविर को। तो ये पैक्सलोविड काफ़ी हद तक रेमडेसिविर से अच्छा है। अब कॉस्ट की बात कर लें इस मेडिसिन की तो लगभग $530 है यूनाइटेड स्टेट। इंडियन रुपीस में अगर बात करें तो लगभग 4000 रुपीज़। WHO ने हालांकि मिडिल एंड अपर मिडिल कंट्री जो है उनको $250 में का प्राइस देने के लिए कहा है फाइज़र को। देखते हैं इसमें क्या होता है। रेमडेसिविर की जो कॉस्ट है वो भी होगी लगभग $520, लेकिन अगर जेनरिक वर्जन इसकी बनती है, जैसे कि कंट्री इंडिया है जो कि जेनरिक मेडिसिन सेल करती है, तो वो लगभग इस रेंज में आ जाएगी $50 to $60, यानी कि ऑलमोस्ट 4000 के आसपास। यहाँ क्या था 40,000 आई मीन लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में अगर आप बोले इंडिया से कंट्रीज़ में तो 40,000 इज़ अ क्वाइट सम ऑफ मनी। सो ये काफ़ी हद तक महंगा है इंडिया के पर्सपेक्ट में अगर देखें तो। फाइज़र ने एग्री किया है कि वो कुछ जेनेरिक ड्रग मेकर को अलाउ करेंगे ताकि वो चीपर वर्जन बना सके, UN बैक्ड अगर कोई स्कीम है उसके अंदर। लेकिन WHO ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया है कि फाइज़र कुछ और जेनरिक मैन्युफैक्चरर को ये ड्रग प्रोड्यूस करने दे ताकि ये अफोर्डेबल प्राइसेस पे सबको अवेलेबल हो सके। अब ये जो जेनरिक आप सुन रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होता है? ये जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होता है, लगभग ऑलमोस्ट वही होता है,
बस थोड़े बहुत कंपोनेंट उसके वेरी करते हैं, बट एकदम से सिमिलर होता है। सो जो जेनरिक मेडिसिन जो होता है, जब एक ओरिजिनल मेडिसिन की जब पेटेंट ख़त्म हो जाती है और उसके बाद उसको अदर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, तो उसको जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। सो देखते हैं कि फाइज़र इसको इन फ्यूचर कितना अलाउ करता है, कितने मैन्युफैक्चरर को अलाउ करता है। सो प्रीलिम्स के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको WHO के बारे में जानना चाहिए, और ये जो न्यू रिकमेंडेशंस आए हैं WHO के द्वारा, ये पैक्सलोविड से रिलेटेड, उसके बारे में। ये जो पैक्सलोविड ये जो 2 ड्रग से मिलके बनी है, काफ़ी मुश्किल है इसको प्रोनाउंस करना, इसके बारे में कम से कम सुन लीजिए, क्या पता सीधे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में। और ये रेमडेसिविर और जो जेनरिक वर्जन ऑफ मेडिसिन है जो कि इंडिया काफ़ी हद तक बनाता है, सो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। नीति आयोग ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। रिसेंटली नीति आयोग ने अपनी ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। एज वी ऑल नो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं अभी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में एज ए क्लाइमेट कंसर्न जो है हमारा इंडिया का और पूरे वर्ल्ड का, पॉल्यूशन को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, उन्हीं सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ही ज़्यादा जो है प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में कुछ इश्यूज़ भी होते हैं। उन्हीं इश्यूज़ की वजह से इनका जो अडेप्टेशन है वो अभी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो पा रहा है, लोग इसे इतना अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि अगर बीच में हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या करेंगे, जो है इसको पहले ही चार्ज करके चलना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वाइबल होगा या नहीं होगा। एंड रिसेंटली अभी जो है बैटरी एक्सप्लोडिंग के भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को, इन्हीं सभी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए नीति आयोग ने अपनी ये पॉलिसी अडॉप्ट की है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब बैटरी डाउन होगी तो आप बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर जा सकते हैं, अपनी सर्विस फीस देके जो है अपनी बैटरी को स्वैप कर सकते हैं, और उसके बाद में ये लोग यहाँ पर जाके इसको चार्ज करेंगे माइक्रो ग्रिड के थ्रू और फिर से इसको प्लेस कर देंगे ताकि कोई और इसको यूज़ कर सके। सो व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट? नीति आयोग हैज़ रिलीज्ड अ ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टारगेटेड एट electric 2 and 3 wheelers as a government think tank aims to expedite लार्ज स्केल अडेप्टेशन ऑफ ईवीज़। तो हम यही बात कर रहे थे कि अभी जो लार्ज स्केल जो अडॉप्शन है वो नहीं हो पा रहा है, उसी को एक्सपेडाइट करने के लिए गवर्नमेंट थिंक टैंक ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि क्या ये सारे के सारे व्हीकल्स के लिए है या फिर कुछ चुनिंदा व्हीकल्स के लिए। तो अभी ये जो पॉलिसी आई है वो इलेक्ट्रिक 2 and 3 व्हीलर्स के लिए आई है, यानी हम मोस्टली बाइक्स, स्कूटीज़ और ऑटोज़ के लिए इसको अभी इंट्रोड्यूस कर पाए हैं। एंड बसेस जो हैवी ट्रक्स है उनके लिए अभी ये पॉलिसी नहीं आई है। सो लेट्स टॉक अबाउट बैटरी स्वैपिंग कि बैटरी स्वैपिंग आखिर है क्या, जिसके बारे में इस पेपर में बात की गई है। तो आप ये पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि स्कूटी से जो है ये अपनी बैटरी निकाल कर यहाँ से एक दूसरी बैटरी लेकर यहाँ पर रख रहे हैं, और ये जो बैटरी डिस्चार्ज बैटरी है वो यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज हो जाएगी और नेक्स्ट जो इंसान आएगा उसके लिए यूजेबल हो जाएगी। सो इट इज़ ए फ्लेक्सिबिलिटी टू चार्ज दीज बैटरी सेपरेटली बाय डीलिंकिंग चार्जिंग एंड बैटरी यूजेज कीप्स द व्हीकल इन ऑपरेशनल मोड विद नेग्लिजिबल डाउन टाइम। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस होती है कि चार्जिंग स्टेशंस पे जो है हमें वहाँ पर रुककर उस बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। लाइक इफ़ वी आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, और अगर स्कूटी जो है या फिर कार जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है तो आप चार्जिंग स्टेशन पर जाकर वहाँ पर रुकेंगे, चार्ज करेंगे और देन ही आप आगे जा पाएंगे। लेकिन बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जो है, बैटरी स्वैपिंग जो है उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि नेग्लिजिबल डाउन टाइम है, आपको जो है फटाफट अपनी बैटरी स्वैप की एंड यू कैन गो अहेड। इट इज़ जनरली यूज फॉर स्मॉलर व्हीकल्स सच एज 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स विद स्मॉलर बैटरीज। ये अभी स्मॉलर बैटरीज के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्कूटी है जिसको यूज़ किया जा रहा है, 3 व्हीलर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, बट अभी 4 व्हीलर्स और ई बसेस के लिए ये एडेप्टेबल नहीं है या फिर अभी ऐसे फीचर्स बैटरी स्वैपिंग में नहीं आए हैं। ऑल द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग फॉर दीज लार्ज सेगमेंट्स एज वेल। लेकिन इनके ऊपर भी अभी जो है सॉल्यूशंस जो हैं इमर्ज किए जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट बैटरी एज अ सर्विस, BaaS। बैटरी एज अ सर्विस, हमने बैटरी स्वैपिंग पढ़ लिया, अब हम ये देखते हैं कि BaaS क्या
होता है। सो इट इज़ सीन एज अ वाइबल चार्जिंग अल्टरनेटिव। जैसा कि हमने पहले देखा कि चार्जिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होती है, तो उसका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाइबल जो है अल्टरनेटिव, उसकी तरह हम BaaS को यूज़ कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दो तरीके से अपनी जो है EVs को बेच सकते हैं, या तो वो ऐसी व्हीकल्स बेचें जहाँ पर जो है फिक्स्ड बैटरीज़ हों, या फिर वो ऐसे व्हीकल्स बेचें जहाँ पे रिमूवेबल बैटरीज़ हों। तो रिमूवेबल बैटरीज़ होंगी तो वो जो है उनको आसानी से इनको रिमूव करके फिर से बैटरी स्वैपिंग कर सकते हैं, और ये एक ही बहुत ही ज़्यादा वाइबल अल्टरनेटिव होगा। ठीक है, सो यू डू नॉट पे फॉर, if you buy an electric scooter with battery leasing, you do not pay for the cost of the battery that makes the initial acquisition almost 40% cheaper। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर इसका है कि जो EVs जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द बैटरीज़ जो हैं वो लिथियम आयन बैटरीज़ होती हैं मोस्टली, और ये अपने इनके जो एलिमेंट्स होते हैं जो इसके अंदर यूज़ होते हैं उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं। लेकिन अगर आप एक स्कूटर जो लेंगे वो बैटरी लीजिंग पे लेंगे तो उससे क्या होगा कि बैटरी की जो कॉस्ट है वो आप पे ही नहीं कर रहे हैं, तो इससे जो इनिशियल एक्विजिशन है वो 40% चीपर होगा, और इसका अडॉप्शन भी है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा क्योंकि ये जो है एक तरीके से चीपर हो जाएंगी। यूज़र्स कैन स्वैप ड्रेन बैटरीज फॉर अ फुली चार्ज वन एट द स्वैप स्टेशन, द डिप्लीटेड बैटरीज आर देन चार्ज ऑन और ऑफ साइड। तो ये हमने जो पहले बात की थी डायग्राम से हमने जो समझा था कि ये हम इनको स्वैप कर सकते हैं और फिर जो डिप्लीटेड बैटरीज है उनको फिर से चार्ज किया जा सकता है। इनके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो लो डाउन टाइम्स फॉर कमर्शियल फ्लीट्स, रिड्यूस्ड स्पेस रिक्वायरमेंट्स एंड लोअर अपफ्रंट कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं कि डाउन टाइम बहुत कम हो जाएगा, स्पेस रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत बहुत कम होगी क्योंकि आप एक ही बैटरी जो है वन टाइम में यूज़ करेंगे और उसी को स्वैप करते जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा बैटरीज अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड देयर विल बी लोअर अपफ्रंट कॉस्ट। इट इज़ ऑल्सो वाइबल सॉल्यूशन फॉर दोज हु डू नॉट हैव पार्किंग स्पॉट्स एट होम। जिनके घर पे पार्किंग स्पॉट नहीं है, जो उसको चार्ज करके या फिर उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो वो भी इसके लिए एक वाइबल सॉल्यूशन की तरह वर्क करेगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज़, रिसेंटली जो नीति आयोग ने अपनी स्वैपिंग पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की है उसके की प्रपोजल्स को हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या इसमें प्रपोजल्स हाईलाइट किए हैं। तो सबसे पहला प्रपोजल इन्होंने बताया रैशनलाइजिंग टैक्सेस ऑन बैटरी। बैटरी पे अभी टैक्सेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी जो है वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली क्यों है, क्योंकि उस पर जो है 18% टैक्स लगता है, तो वो टैक्स इसको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बना देता है। तो इनका जो है प्रपोजल है कि ये जो टैक्सेस है इनको रैशनलाइज करा जाना चाहिए। इसके अलावा देयर विल बी इंसेंटिवाइजेशन फॉर स्वैपिंग इनेबल्ड व्हीकल्स। तो अभी अब अगर हम बात करें तो मोस्टली जितने भी व्हीकल्स मार्केट में हैं वो स्वैपिंग इनेबल्ड व्हीकल्स नहीं हैं, मोस्टली उनको हमें चार्ज करना पड़ता है और वो रिमूव नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन ये सजेस्ट करते हैं कि ऐसे बैटरी स्वैपिंग जो व्हीकल्स हैं जो BaaS को जो है बढ़ावा दे सके, उनको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और वो ज़्यादा अडेप्टेबल बने। इसके अलावा टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर बैटरी प्रोवाइडर्स के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स हैं उनको ईज़ किया जाना चाहिए ताकि वो उनके लिए भी एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस बने। उसके अलावा पब्लिक बैटरी चार्जिंग स्टेशंस जब तक इंस्टॉल नहीं किए जाएंगे तब तक ये जो है बैटरी स्वैपिंग जो है वो उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। ये जो है गवर्नमेंट को सेटअप करने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी स्वैपिंग सर्विसेज को इनेबल किया जा सके। टैरिफ रैशनलाइजेशन, एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली कि टैरिफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अभी जो बैटरीज जो है इम्पोर्ट होती हैं उसको थोड़ा रैशनलाइज किया जाना चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बने, ज़्यादा से ज़्यादा अडेप्टेबल बने। रजिस्ट्रेशन ईज़ भी होना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको अडॉप्ट करें, एंड देयर विल बी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर हम बात करें आधार की तो आधार इज़ ऑल्सो अ UIN, तो ये इसी की तरह जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर EVs के लिए भी होगा, बैटरीज़ के लिए भी होगा, ताकि जो बैटरीज़ है उनको एफिशिएंटली ट्रैक किया जा सके, देखा जा सके कि कितनी बैटरीज डिस्चार्ज हो गई है और उनका एक एफिशिएंट जो है वो यूज़ किया जा सके। उसके अलावा अगर हम लोकेशंस की बात करें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा एक प्रोमिनेंट प्रोविज़न इसमें हाईलाइट किया गया है नीति आयोग के द्वारा कि अभी जो है मोस्टली बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही
इंस्टॉल किए जाएंगे। एज वी ऑल नो कि वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो उन्हीं सबको एड्रेस करने के लिए, और वहाँ पर जो है प्राइसेस भी बहुत हाई हैं फ्यूल्स की, तो उन्हीं सब चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, उन्हीं सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए फर्स्टली ये जो पॉलिसी है वो मेट्रो सिटीज़ में अडॉप्ट की जाएगी। तो बैटरी एज अ सर्विस अगर इतना ही अच्छा ऑप्शन है, जिसके बारे में हमने इतने सारे बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया, तो फिर अभी तक उसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया गया है? क्या इश्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हर्डल्स हैं, क्या रोड ब्लॉक हैं एडेप्टेशन में। ठीक है, सो फर्स्ट रोड ब्लॉक इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्पेसिफिकेशंस। तो अभी जो है डिफरेंट ईवीज़ के लिए, सबके लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशंस लेके चलते हैं, तो उसी की वजह से एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो स्टैंडर्डाइजेशन सबसे पहले होना चाहिए। सेफ्टी हज़ार्ड की बात करें तो रिसेंटली हमने अभी सुना था कि जो है बैटरीज जो है एक्सप्लोड कर रही हैं, तो यहाँ पे जो है सेफ्टी जो हज़ार्ड है, इनके ऊपर भी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, स्टैंडर्डाइजेशंस हैं, उनको भी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, क्योंकि ये इसको फिर लेस ल्यूक्रेटिव बनाता है। अगर हम ऐसे इंसिडेंट सुन लेते हैं तो फिर हम ऐसी चीज़ों को ख़रीदने से भी कतराते हैं। थर्ड जो इशू है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव नेचर। नॉन कॉम्पिटिटिव नेचर यानी कि आप जो है सिर्फ एक सिंगल एंटिटी को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसकी जो है वहाँ पे मोनोपोली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए इसको नॉन कॉम्पिटिटिव भी बना देता है। तो इसलिए जो है ये सारे के सारे सर्विसेज सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अप्लाई होनी चाहिए। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? इश्यूज़ तो हैं ही, लेकिन सिग्निफिकेंस भी बहुत हायर है बैटरी स्वैपिंग का। तो हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ ईवीज़ की जो है हाई कॉस्ट है, उसको ये एड्रेस करता है, क्योंकि अगर हम बैटरी स्वैपिंग को अडॉप्ट करते हैं तो जो है 40% प्राइस जो है वो डाउन हो जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एक तरीके से हो जाता है। इसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी, बैटरी की प्राइस कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ईवी की प्राइस भी कम होगी। रेंज एंजाइटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग इसको अडॉप्ट करने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या फिर एक लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं और रास्ते में अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे। तो उसी सारे इश्यूज़ को जो है एड्रेस करता है हमारा बैटरी स्वैपिंग। उसके अलावा इनएडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने इसकी बात की थी कि जो है इंडिया में पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो अभी एक वाइबल ऑप्शन इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो एक फुल्ली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंस्टॉल कर पाए, इसलिए बैटरी स्वैपिंग जो है एक बहुत ही अच्छा वाइबल जो है अल्टरनेटिव निकल के आता है। एंड देयर इज़ ऑल्सो हज़ार्ड मैनेजमेंट, जो भी हज़ार्ड्स इससे रिलेटेड है कि जो भी लोगों के इश्यूज़ हैं उन्हीं को भी ये जो है एड्रेस करता है। सो व्हाट कैन बी द कंक्लूज़न और वे फॉरवर्ड? कंक्लूज़न या वे फॉरवर्ड की बात करें तो ये जो नीति आयोग की रिसेंटली जो ये पॉलिसी आई है बहुत ही ज़्यादा लॉडेबल पॉलिसी है, बहुत ही ज़्यादा ये एडप्टेशन को हाईलाइट करेगी, एडप्टेशन को ल्यूक्रेटिव बनाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोग ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे और इसके जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में जो भी इश्यूज़ थे उनको भी ये एड्रेस करती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। तो कंक्लूज़न यही है कि जो इश्यूज़ जो BAS के हैं, जैसा कि हमने देखा, उनको नीति आयोग को डिस्कस करना चाहिए, उनको भी एड्रेस करना चाहिए और दोनों चीज़ों को बैलेंस करके देन एक पॉलिसी निकल कर आनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। What are SPACs for which regulatory framework may be in the work? SPACs यानी स्पेशल पर्पज़ एक्विजिशन कंपनीज। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि SPACs क्या होती है, जिनके बारे में गवर्नमेंट जो है कंसिडर कर रही है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने के लिए टू ले द ग्राउंड फॉर द पॉसिबल लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज थ्रू दिस रूट इन द फ्यूचर। SPACs एक्चुअली होती क्या है कि जो एक कंपनी है जिसका IPO होने वाला है, उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए जो शेल कंपनीज यूज़ की जाती हैं उन्हें हम स्पेशल पर्पज़ एक्विजिशन कंपनी बोलते हैं। एज द नेम डेपिक्ट्स कि ये एक्विजिशन कंपनी यानी एक्विजिशन के लिए काम आती है। एक्विजिशन ऑफ व्हाट? एक्विजिशन ऑफ एन अनदर कंपनी विच इज़ गोइंग टू बी लिस्टेड थ्रू IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इंडिया के अंदर अभी ऐसा कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है नहीं
तो उसी चीज़ को जो है हाईलाइट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट जो है वो कंसिडर कर रही है, ताकि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हाईलाइट किया जा सके, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जा सके और फिर इंडियन कंपनीज़ का इस रूट से ही लिस्टिंग आगे जाके हो। तो ये बाकी सारी कंट्रीज़ है लाइक यूएस, यूके, वहाँ पर तो ये चीज़ अडॉप्ट हो गई है, लेकिन इंडिया में अभी इसके कुछ प्रोविजंस अभी आए नहीं हैं, तो उसी पे ही गवर्नमेंट जो है डिस्कस कर रही है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। हमने इसका एक लिटिल इंट्रो तो देख लिया है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव इसका जो है फ्रेमवर्क हम देखते हैं कि आखिर SPSCs होती ही क्या है। इट इज़ एन एंटिटी फॉर्म्ड विद ऑब्जेक्टिव नॉट टू हैव एनी ऑपरेटिंग बिजनेस। तो ये इसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि इनका खुद का कोई ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं होता है, बट ओनली एक्वायर अ टारगेट कंपनी विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड, यूजुअली 18 to 24 मंथ्स। तो ये इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो इसका खुद का कोई ऑपरेटिव बिजनेस नहीं होता, ये सिर्फ एक्विजिशन के लिए काम आती है। उसके अलावा ये जो है अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं होती है, इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। 18 से 24 मंथ्स के अंदर अगर IPO हो जाता है, एक्विजिशन अगर उस कंपनी का होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, सो द एंटिटी लिस्ट ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज देन मर्जेज एंड एक्वायर्स अ टारगेट कंपनी विच इज़ लुकिंग टू लिस्ट। तो जो लिस्ट होने वाली है उस कंपनी को या तो ये मर्ज कर देते हैं या फिर एक्सचेंज कर देते हैं या एक्वायर कर लेते हैं। द टारगेट कंपनी इज एबल टू लिस्ट क्विकली विदाउट हैविंग टू कंप्लीट द IPO फॉर्मेलिटीज़। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो टारगेट कंपनी है जिसको ये एक्विजिशन करने वाले हैं SPSCs के थ्रू, वो क्विकली लिस्ट हो जाती है विदाउट हैविंग टू कंप्लीट द IPO फॉर्मेलिटीज़। यानी IPO जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा, आपने सुना होगा जैसे रिसेंटली अभी LIC का IPO होने वाला है, तो IPO के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो उन्हीं सारी फॉर्मेलिटीज़ को जो है स्किप करने के लिए और इसको क्विकली लिस्ट करने के लिए SPSCs को यूज़ किया जाता है। एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस, रूल्स आर इन प्लेस फॉर इंडियन कंपनीज टू लिस्ट वाया SPSCs इन गिफ्ट सिटी। हमने ये तो डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर अभी जो है कोई रेगुलेशंस इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन गिफ्ट सिटी जो है गुजरात में, एज यू हैव हर्ड, वहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अट्रैक्ट किया जा सके। तो वहाँ पर कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए हैं ताकि इंडियन कंपनीज़ को लिस्ट किया जा सके SPSCs के थ्रू। कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे SPSCs अभी वर्क करता है? US, UK, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया। सो दीज हैव रिकॉग्नाइज्ड एंड रेगुलेटेड SPSCs। तो SPSCs काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं IPOs फॉर्मेलिटीज़ को ओवरकम करने के लिए। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए इन कंट्रीज़ ने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट्स, टैक्स रूल्स में भी नीड टू बी ट्वीक्ड। तो इसके अंदर क्या होगा, SPSCs को इन्वॉल्व करने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए दो तरह के अमेंडमेंट्स होंगे। सबसे पहला तो जो कंपनीज एक्ट है हमारे, उनमें अमेंडमेंट होंगे। उसके अलावा जो हमारे टैक्स रूल्स हैं इंडिया में, उनको भी ट्वीक करना पड़ेगा, तब जाकर जो है SPSCs के लिए फ्रेमवर्क्स बनकर आएंगे। सो इसकी क्या पोजीशन है इंडिया में, हम वो भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, कंपनी लॉ कमेटी सेटअप इन 2019 टू मेक रिकमेंडेशंस टू बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। आपको अगर पता होगा कि वर्ल्ड बैंक का जो EOB, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें इंडिया ने कुछ पैरामीटर्स पर तो काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स है जहाँ पर इंडिया लैग बिहाइंड है। तो उसकी वजह से इंडिया की रैंक तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। तो उन्हीं सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए 2019 में गवर्नमेंट ने कंपनी लॉ कमेटी बिठाई थी। तो उन्होंने ही कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे ताकि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको बूस्ट किया जा सके। तो दिस कमिटी हैज़ मेड द सजेशन रिगार्डिंग SPSCs इन इट्स रिपोर्ट सबमिटेड टू द गवर्नमेंट रिसेंटली। तो उन्हीं जो कमिटी जो है गवर्नमेंट ने सेटअप की थी, उसने ही रिकमेंड किया था कि SPSCs जो हैं उनके बारे में भी गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ SPSCs हैज़ एग्जिस्टेड नियरली अ डेकेड नाउ एंड सेवरल इन्वेस्टर्स एंड कंपनी प्रमोटर्स हैव यूज दिस रूट टू टेक देयर इन्वेस्टमेंट्स पब्लिक। तो ये जो है एक 10 साल पुराना कॉन्सेप्ट इंडिया में हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स और कंपनीज प्रमोटर्स जो है इसको यूज़ कर रहे हैं उनके इन्वेस्टमेंट को पब्लिक बनाने के लिए। ठीक है, तो व्हीकल गेन मोमेंटम इन 2020 विच वाज अ रिकॉर्ड ईयर फॉर SPSCs डील्स। दिस रिकॉर्ड वाज ब्रोकन इन 2021। सो 2020 से लेकर 2021 तक इसके अंदर एक बूस्ट देखा गया, एक मोमेंटम देखा गया और उसके बाद से ही SPSCs के ऊपर
जो है डेलिब्रेशंस स्टार्ट हो गए कि इंडिया को भी इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ताकि इंडिया के भी जो हैं एक्विजिशंस और लिस्टिंग जो है वो एक ईजीली हो सके और ईज़ ऑफ डूइंग जो है वो एक हमारे इंडिया का इन्हेंस हो सके। तो ये आप मेंस में आंसर में यूज़ कर सकते हैं। अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड इकोनॉमी में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप SPACs को कोट कर सकते हैं। इससे आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट एक आंसर निकल कर आएगा और इस चीज़ से एग्जामिनर भी आपको ज़्यादा नंबर देने वाला है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर्स अराउंड SPACs। तो SPACs पे अभी तक जो हैं फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने नहीं बनाए हैं, तो उसके पीछे भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होंगे, कुछ कारण होंगे कि क्यों अभी तक इसको इंडिया में लाया नहीं गया है, क्यों अभी तक इसको लीगली या स्टैट्यूटरी एक जो है बेस क्यों नहीं दिया गया है। तो हम उन्हीं रिस्क फैक्टर्स को अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द बूम इन इन्वेस्टर फर्म्स गोइंग फॉर SPACs एंड देन लुकिंग फॉर टारगेट कंपनीज हैव टिल्टेड द स्केल्स इन फेवर ऑफ इन्वेस्टी फर्म्स। यानी जो इन्वेस्टी फर्म्स है जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उनके जो है फेवर में टिल्ट होते हैं SPACs मोस्टली, और जो बाकी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इससे नुकसान देखना पड़ता है। दिस हैज़ द पोटेंशियल टू लिमिट द रिटर्न्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स पोस्ट मर्जर। जब मर्जिंग जो है ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में जो है प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो जो प्रॉफिट डिवाइड होता है तो उसमें क्या होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं यानी जो हमारे जैसे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर वो जो उसमें इन्वेस्टमेंट देते हैं तो उनके पास रिटर्न आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और जो इन्वेस्टी फर्म्स होती है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है जो ज़्यादा स्टेक में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो वहाँ पर उनके पास रिटर्न्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। SPACs आर मैंडेटेड टू रिटर्न मनी टू देयर इन्वेस्टर्स इन द इवेंट नो मर्जर इज़ मेड विद इन 2 years। और उसके अलावा ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर 2 साल के अंदर अंदर, जैसा कि हमने पहले देखा था कि 18 to 24 मंथ्स का एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर ही SPACs को एक्ट करना होता है। तो अगर उस समय पे जो मर्जर है वो नहीं हो पाया है तो उनको पूरा का पूरा पैसा फिर से जो है रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट के जो चांसेस होते हैं वो वहाँ पर कम हो जाते हैं। हाउएवर द फाइन प्रिंट्स ऑफ सेवरल SPAC prospectus shows that certain clauses could potentially prevent investors from getting their monies back। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट SPACs का प्रॉब्लम है कि ऐसे कुछ क्लॉजेज वहाँ पर होते हैं प्रोस्पेक्टस में कि पोटेंशियली प्रिवेंट करते हैं इन्वेस्टर्स को उनका मनी वापस लेने से। हिस्टोरिकली दो दिस हैज़ नॉट हैपेंड येट, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि ऐसा कुछ फ्यूचर में हो सकता है। तो यही सारे फैक्टर्स जो हैं वो SPACs के साथ में जुड़े हुए हैं। व्हाट कैन बी द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या निकल के आता है इस एनालिसिस का, इस न्यूज़ आर्टिकल का? कंक्लूजन कहता है कि SPACs जो हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं क्योंकि ये इंडिया का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इन्हेंस करेंगे। लेकिन इसके साथ जो इश्यूज जुड़े हुए हैं, जो इसके साथ जो इन्वेस्टर से रिलेटेड जो भी उनके चैलेंजेस हैं उनको हमें हाईलाइट करना चाहिए, उनको हमें एड्रेस करना चाहिए और एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है निकल के आना चाहिए जो है प्रोविजंस ऐसे निकल के आने चाहिए जो इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए एक बहुत ही अच्छा SPAC फ्रेमवर्क बनाए और उससे जो है इंडिया की कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो और इंडिया की जो रैंक है EODB में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, वो भी इम्प्रूव हो सके।